मुझे कोई कठिनाई नहीं है और मैं मान के चलता हूँ। आप कुछ उल्लेखनीय उदाहरण में दे सकता हूँ। एक 1.25 साल में जो हमने करने का प्रयास किया है, थोड़ा सा अगर आप किसी भी सेक्टर में देखो, जैसे हमारे यहाँ एक विषय चलता था कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलग और एग्रीकल्चर से संबंधित सारा विषय, लेकिन जो शिक्षा नीति 2020 लागू की थी जी, न्यू उसी एजुकेशन। परिप्रेक्ष्य में हमने कहा कि भाई ये एक अपना भारत थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से वेस्टर्न देश की हमारी स्थिति अलग है और हमको ये अनावश्यक खर्चे क्यों करना चाहिए। तो मुझे इस बात की संतोष है कि आज हमने अपने विश्वविद्यालयों में, जो सामान्य विश्वविद्यालय, वहाँ कृषि संकाय खोल करके 16 में से 10 से ज़्यादा विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर पढ़ाना चालू कर दिए। ये अपने आप में बड़ा एक निर्णय था, क्योंकि हमारे यहाँ पहले जवाहरलाल यूनिवर्सिटी और एक राजमाता सिंधिया यूनिवर्सिटी, ये दो, एक तरह लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी, ये इनके माध्यम से ही पढ़ाते थे। अभी हमने नया प्रयोग किया कि मेडिकल कॉलेज, तो मेडिकल कॉलेज में हर मेडिकल कॉलेज के लिए अलग से हॉस्पिटल बनाओ, उसका कैंपस बनाओ, जरूरी नहीं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्रैक्टिकल के लिए दे देंगे और हमारे द्वारा जो ज़मीन उसकी है वो 1 रुपये में दे देंगे। जो मेडिकल कॉलेज बनाने वाला बनाए तो हमारे 1500 करोड़ रुपए अलग बच जाते हैं, लेकिन जो नीचे तक मेडिकल कॉलेज के माध्यम से चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। मैं गारंटी से कह सकता हूँ पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने इस प्रकार से अपने मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय किया, जिसके आधार पर 2 साल के अंदर 50 मेडिकल कॉलेज हमारे खुल जाएंगे। हर जिले तक जाने की हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। ऐसे कई प्रयोग किए। ये उदाहरण के लिए इंडस्ट्रियल बेल्ट है। अब आप बताओ 1956 में ये भोपाल बना। भोपाल तो पहले से बना लेकिन राजधानी बना, लेकिन बड़ा अटपटा लगता है कि 40 साल से हमारा यूनियन कार्बाइड का कचरा पड़ा था, उस कचरे को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। 9 साल से हमारे प्रमोशन के मामले अटके पड़े थे, उनमें हाथ डालने को तैयार नहीं। BRTS में कोई क्या होता भगवान जाने। वो BRTS मेरे तो आते 8 दिन में हटाओ भैया BRTS, ये कहाँ चक्कर में पड़े। BRTS की बहुत चर्चा, विवाद, विरोध भी हुआ, हालांकि BRTS का कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था उसको। हाँ, इतना ही है। अभी आप देखोगे जलगंगा संरक्षण अभियान चला है, तो ये जब हम डल झील कहते हैं, तो डल झील में क्या है, शिकारे में बैठ करके पानी में घुमाते हैं। तो भोपाल में क्यों नहीं घुमाना चाहिए? हमने भोपाल में घुमाना चालू करा। जी, इसी में हमने कहा कि भाई अभी तो आज तो हमने 10 शिकारे टूरिज्म से मंगा लिए हैं, 20 मंगा करके भविष्य में शिकारों में ही माहेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, दूसरी सामान बेचना खरीदना। आप भी घूमते घामते लो, सब्जी मार्केट जैसा सब्जी मार्केट जो डल झील में होता वो सब अपने भोपाल झील में हो सकता है। बहुत बढ़िया। तो जैसे शिकारों में कश्मीर की केसर बिकती और अखरोट बिकता, वैसे भोपाल के शिकारों में महेश्वरी और चंदेरी साड़ियां बिकेंगी। अमर उजाला संवाद के मंच से एक बड़ी बात आपने कही। इसमें क्या है, छोटी सी तो बात है। नहीं, ऐसे सपनों की बातें बहुत होती है, पर जब साकार होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उदाहरण के लिए सिंगरौली, अब सिंगरौली हमारा बनारस के पास चला गया जी। अब रीवा सिंगरौली भौगोलिक दृष्टि से भोपाल मध्य प्रदेश बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा भौगोलिक। ऐसे में जब मैं सिंगरौली गया तो उन्होंने कहा भाई हमारे लिए तो रेल से भी जाएं तो 18 घंटे लगते हैं, गाड़ी घोड़े से भी जाएं तो बहुत दूर पड़ता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अपन टूरिज्म से हमने अपना वेंचुरा जैसा, मैं आया था तब टूरिज्म में, तब अपना प्लेन चालू किया था। अभी हमने अपना प्लेन चालू करा दिया था। स्टेट स्तर पे प्लेन चालू करा देना है, ये हमारा अपना इसी प्रदेश के अंदर हो गया। PM श्री एयर एम्बुलेंस, सड़क पे चलने वाली एम्बुलेंस तो देश भर में चलती है, लेकिन इतने बड़े राज्य के अंदर कोई घायल पड़ा है और उस घायल को हॉस्पिटल ले जाते, लगता है कि उसको और कहीं ले जाना पड़ेगा तुरंत बड़े हॉस्पिटल तक। तो पहुंचाने के लिए क्या करें? तो हमने कहा एयर एम्बुलेंस लाओ, उसमें क्या दिक्कत है। तो जहाँ हेलीपैड है वहाँ तो हम अपना हेलीकॉप्टर पहुँचा देते हैं, जहाँ एयरपोर्ट है वहाँ प्लेन पहुँचा देते हैं। ऐसे एक नहीं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। जी, निश्चित तौर पर 561 दिन है और उसमें अगर आपके पास उपलब्धियाँ इतनी हैं कि शायद हमारे संवाद के मंच का समय कम पड़े, तो मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। कुछ 2 सवाल मैंने अलग सोचे थे, लेकिन आपने बात में एक तो मेडिकल कॉलेजेस की बात कही और एक भोपाल की बात कही, क्योंकि भोपाल में ही बैठे हैं। प्रदेश का जो पहचान है पूरे देश में वो हृदय प्रदेश के रूप में, क्योंकि हम मध्य में स्थित हैं तो मध्य प्रदेश है। और हमारे संवाद के इस सत्र का नाम जो मुख्यमंत्री जी के साथ है उसका नाम भी है देश के दिल की बात, क्योंकि हम देश के दिल में बसते हैं, देश के दिल में मध्य प्रदेश है। तो भोपाल को लेकर एक दिलचस्प सवाल इस दिनों फिजाओं में तैर रहा है कि जिस भोपाल की सड़कें, जिस इंदौर की सड़कें, यहाँ का विकास, यहाँ की आधारभूत संरचना, यहाँ की मेट्रो चर्चा में है, उसी भोपाल का एक ओवरब्रिज भी बहुत चर्चा में जो 90 डिग्री पे मुड़ जाता है।
अरे भैया, तो ये कैसी इंजीनियरिंग हो गई भोपाल में भाई साहब? एक मिनट जरा मेरी बात तो हो जाने दो। जी जी। वो 2022 से बन रहा था, मेरे आने के बाद तो अभी उसका लोकार्पण भी नहीं हुआ। और आप ये तो मान के चलते हो कि निर्माण कार्य में कोई भी गलती अगर होती है तो दुरुस्त की जा सकती है। अभी कहाँ लोकार्पण हुआ? हमने क्या दुरुस्त करो भाई, गलत हो गया तो क्या हो गया, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ज़्यादा तकलीफ है तो तोड़ के बनवा देंगे, उसमें क्या है? गलती हुई तो सुधार देंगे। अगर ऐसा ध्यान दिला दे, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। गलत हो गया तो समाज ने बताया तो सुधार लेंगे। हम कहाँ छोटे बाप का, हम तो बड़े बाप के नहीं, छोटे बाप के ही सही भैया मान लो। हमारा क्या करना है? हो गई गलती, हो गई साहब, भगवान तो है नहीं। ये इंजीनियर ने कर दी कि रेलवे ने करा दी कि किसी ने ठेकेदार ने कर दी, जिसने भी करी उसको सजा भी दे देंगे, मना भी नहीं। देखिए, जैसे अचानक ओवरब्रिज पे आए हुए 90 डिग्री के मोड़ से बचने की कला मोहन यादव जी को आती है, वैसे राजनीति में आए हुए अचानक से 90 डिग्री के मोड़ से बचने की कला भी मोहन यादव जी को बहुत अच्छे से आती है। उस मोड़ से बचते हुए कैसे दूसरे मोड़ पे चले जाना, ये बहुत दिलचस्प बात समझ में आई। मैं दूसरा मेडिकल, आप ये भी तो बताओ कि आप ये अमर उजाला का उजाला जाने कहाँ फैलाओगे? मैं सीधे साधे रास्ते पे चल के काम करूँगा। सब जगह फैल रहा है, सब जगह लाइव है, हमारे जितने चैनल हैं और बहुत सारे जो टीवी के सहयोगी हैं वहाँ पर भी ये प्रसारित हो रहा है। मैं मेडिकल कॉलेज वाली बात पे आता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही कि मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और अलग अलग जिलों में चिकित्सा सुविधाएं पहुँचेंगी। हमने इतनी बड़ी महामारी जो आई मोहन जी को कोरोना के दौरान, और उसके बाद भी एक जो बड़ी समस्या देखी है, इन मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो सेवाएं देने उन जगहों पर जाते नहीं जहाँ सेवाओं की ज़्यादा ज़रूरत है। सरकारी अस्पतालों में, गाँवों में, दूर देहातों में, वहाँ पर अच्छे डॉक्टर नहीं होते, वहाँ से प्रतिभा का पलायन है। इन्हीं मेडिकल कॉलेजों को जो आप खोल रहे हैं, वहाँ से पढ़ने वाले बच्चे या तो बड़े शहरों में चले जाएंगे या विदेश में चले जाएंगे। देश की धरती पर उनकी सेवाएं नहीं मिलती। क्या उसके लिए भी कोई योजना है आपके लिए? आपको मध्य प्रदेश की हेल्थ मेडिकल कॉलेज की भी किसी पॉलिसी का मालूम है क्या? जी, अब आवश्यक सेवा है, पर वो उसमें दिक्कत ये है कि वो हाजिरी लग जाती है। नहीं, आप बताओ ना क्या है वो? उनको 1 साल अनिवार्य सेवा वहाँ जाके। नहीं, और बताओ क्या है? आप ही बता दीजिए। आप तो बताओ। जो आपकी लिखित पॉलिसी है उसमें तो है अनिवार्य सेवा, उसका तोड़ ये ढूंढा जाता है कि उपस्थिति नहीं होती है। ठहरो जल्दी करो। जी, आप तो बताओ पूरा क्या है, मेरे को थोड़ा बताओ। आप बताइए। नहीं, आप तो बताओ। आपने उसमें कुछ नया प्रयोग किया हो तो मेरी जानकारी। मैंने इसीलिए तो बोला कि ये थोड़ा सा संशोधन करना। यहाँ भी कोई 90 डिग्री का मोड़ होगा। 90 में आपके लिए फंसने वाला है। अच्छा ठीक है, बताइए। हमारे एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है पूरे देश में जो हमारे मेधावी विद्यार्थी जो हायर सेकेंडरी के बाद पास होकर निकलते हैं, अगर उनके पास फीस भरने के पैसे नहीं है, पूरे पैसे सरकार भरती सारे मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर हम बना रहे हैं अपने राज्य के लिए। और उससे ये उदाहरण दे रहे हैं पूरे देश के लिए, क्योंकि आम तौर पर मेडिकल कॉलेज में बड़ी फीस भरने के लिए जो लोग आते हैं, जो आप कह रहे हो, तो वो जिस राज्य से आते हैं वहाँ चले जाते हैं। लेकिन हमने हमारे राज्य के सारे कॉलेजों के लिए फीस पूरी सरकार भर रही है। और उतना ही नहीं, एक बच्चे के लिए 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ भी भरना हो तो प्रत्येक बच्चे की फीस स्टेट गवर्नमेंट भर रही है। और आगे की बात बता दें, वो जो फीस भर रहे हैं उस फीस के आधार पर वो 5 साल बाद जब डॉक्टर बन के निकलेंगे तो उनसे हम नगद लेने वाले नहीं, वो केवल गांव में जाकर ड्यूटी कर दे, उसमें कंपलसेट हो जाएगी और वो अपनी ज़िंदगी बाकी जिए। ये व्यवस्था हमने की उनके। और आगे की बात कि जो राज्य के अंदर ऐसे अलग अलग इलाकों से आने वाले डॉक्टर बनते हैं, तो ये मान के चलो कि ये आज स्थिति हमारी लगभग 5,500 सीट है हमारे पास, और आने वाले 2 साल के अंदर 10,000 मेडिकल कॉलेज के बच्चों की सीट हमारे पास हो जाएगी, यूजी की सीट। ऐसे में 10,000 डॉक्टर हर साल बनेंगे, तो आप बताओ कौन सा गांव बचेगा हमारा जहां डॉक्टर नहीं मिलने वाला है। मैं गारंटी से कह सकता हूं आने वाले 5 साल बाद सबसे आदर्श राज्य कोई बनेगा तो मध्य प्रदेश बनेगा। इस दिशा में हम काम करें। उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश ऐसा आदर्श राज्य जल्दी बने। एक और ऐसी योजना, आपकी 2 बड़ी योजनाओं की मैं बात करना चाहूँगा, एक विकास से विरासत की और दूसरी ऐसी योजना जो आपके समय से नहीं, भाजपा सरकार के समय से ही चर्चा में रही और उस मॉडल को पूरे देश के चुनावों के दौरान चर्चा में लाया गया और उसको लागू भी किया गया। लाडली लक्ष्मी योजना जो मध्य प्रदेश की है, जिसकी वजह से चुनाव में बहुत चर्चा रही और 1,250 रुपये दिवाली तक की बात हुई, फिर 3,000 भी। तो ये 3,000 रुपये कब तक होने की है, क्योंकि आपने अभी हाल ही में इसकी घोषणा भी की थी? देखिए, हमारी घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है, संकल्प पत्र जो हमने लिया था, और उस संकल्प पत्र के आधार पर हमारे चुनाव में 2023 का चुनाव जीते तब 1,000 दिया था। जब
24 आया तो 250 बढ़ा दिया, अभी 25 से वापस दिवाली पे हम 1500 कर देंगे, रक्षाबंधन के 250 अलग देने वाले हैं। तो ये हमारे 1500 रुपया इसी महीने इसी साल चालू होगा, ये 25 है, फिर 26 हमारे सामने है, 27 हमारे सामने, 28 हमारे सामने। चिंता मत करो, 3000 तो देंगे से आगे की बात भी कर लेंगे और जो देना होगा उससे भी आगे बढ़ा देंगे। जितनी लाडली लक्ष्मियाँ इसको देख सुन रही होंगी लाइव, और आगे भी अमर उजाला पर इसका अलग से वीडियो बनेगा, तो मेरे ख्याल से वहाँ से भी ताली बज रही होगी। इस योजना ने एक अलग तरह की चुनावी संकल्पना और एक अलग तरह का राजनीतिक विमर्श भी रचा है। एक बात जरूर इसमें संशोधन करना चाहूँगा, कभी कभी जाने अनजाने हमारे में से ये विषय निकल जाता है। आप इसको इस भावना के आधार पे लेना कि हमारे इस सामाजिक रचना में भौगोलिक दृष्टि से अधोसंरचना के काम तो बहुत हो जाते हैं। बड़े बड़े हाईवे बन जाएंगे, बड़ी बिल्डिंगें बन जाएगी, बड़े स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बन जाएंगे, लेकिन समाज में सब लोग समान नहीं है। ऐसे में जो आर्थिक विपन्नता का, जो असमानता का थोड़ा जो मॉडल है, ऐसे में बहनों के हाथ में अगर घर में पैसा जाता है, आप कभी अंदाज लगा लो, ये पूरी लाडली बहना का पैसा पूरे साल का कितना जोड़ोगे आप किसकी संख्या के अनुपात में देखो, 1,29,00,000 की संख्या है हितग्राहियों की। हाँ, और उसके उल्टे हमारे राज्य का बजट है 4,21,000 करोड़। 4,21,000 में से 1,29,00,000 की बहनों को केवल 18,000 रुपये साल में करोड़ देंगे हम, लेकिन 18,000 करोड़ से उनको फर्क कितना पड़ रहा है उनके घरों के अंदर, क्योंकि ये जो विसंगति, वेतन विसंगति और बाकी चीज़ें आई है, उसमें ये बहुत बड़ा रामबाण का काम कर रहा है। जिस घर में जिस बेटी के हाथ में जाता, मैं आपको 50 उदाहरण बता देता हूँ, वो उस 1,200 रुपया में से भी कई बेटियाँ बहनें ऐसी हैं जिनने 2-3 महीने बाद कोई सिलाई मशीन ले ली, किसी ने कोई मुर्गी पालन का काम चालू कर दिया, किसी ने कोई अपना किराने की दुकान का काम चालू कर दिया। उनके यहाँ तो ये बहुत बड़ा वरदान है और एक निश्चिंतता है कि भाई हमको ये परिवार में तो वो किसी की बीमारी में काम आ रही, किसी के बच्चों को फीस भरने में काम आ रही। तो ये हम बाकी रचना के साथ साथ जब विकास की बात कर रहे हैं तो हम गरीब से गरीब आदमी की ज़िंदगी में भी सुख का सवेरा आना चाहिए, ये उस सिलसिले की बात है। आपने जो उद्देश्य बताया मोहन जी, मैं दूसरे प्रश्न पे जाऊं, उसके लिए इसका एक जुड़ा हुआ प्रश्न ये है कि एक तो इसको चुनावी स्टंट के रूप में देखा जाता है, दूसरा ये माना जाता है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध हो बजाय कि सीधे पैसे देने के। दूसरा, जहां पर एक बड़ी योजनाओं के लिए हमको कर्जा लेना पड़ रहा है, प्रदेश की वित्तीय स्थिति में ऐसा होता है हर प्रदेश में, वहां पर हम ऐसे सीधे पैसे दें, उससे बेहतर नहीं होगा कि कुछ अवसर उपलब्ध कराएं? एक मिनट जी, आपको आर्थिक स्थिति मालूम हमारी? आप ये बता दीजिए भाई। आप तो बताओ। हमको तो लगता है कि जो घाटा है उसको पाटने की जो स्थिति, कितना घाटा, काय का घाटा? आपको जो कर्ज लेना पड़ रहा है इंटरेस्ट, तो कितना है बताओ ना जरा। जो मोटा अनुमान है उसके हिसाब से नहीं है। एक साल में, जैसे अभी हम इस साल की बात कर रहे हैं जी, हमने अपने सारे जितने भी वर्ग हैं सबके वर्गों के पैसे बढ़ाए, हमने कोई वर्ग की कटौती नहीं की किसी योजना की। लाडली बहना सहित सब वर्गों के लिए पैसा दे रहे हैं। और उल्टा जो हम बाजार से उठा रहे हैं, वो बाजार से 10% राशि मैचिंग ग्रांट लेना, बैंक जैसे आप फाइनेंस कराने जाओगे जी तो 90% बैंक फाइनेंस करती है। हम उल्टा कर रहे हैं, हम केवल 10% लेकर के 90% अपने पास से, वो भी मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसको हम अपने वेतन और दूसरे टेम्परेरी खर्चे में काम नहीं कर रहे हैं। तो केवल अब इस एक साल में 35-40 हज़ार करोड़ लेकर के, चूँकि 4,21,000 करोड़ का बजट है, तो हम अपना मार्केट से उठा करके आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश को और संपन्न बना रहे हैं। पूरा सब मिला करके हमारा पूरे राज्य के ऊपर केवल 4 लाख करोड़ का हमारे पास कर्ज है, लेकिन इस कर्ज की तुलना में हमारी जो ग्रोथ रेट है वो भारत सरकार के मापदंड के अनुसार है और उसके अंदर है, बाहर नहीं। 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3%, 20 नहीं जी, 3% से कम हमारी आज की स्थिति में बाजार से जो वित्तीय तरलता की जो पोजीशन चाहिए वो है। तो ऐसे में हमको वो टेंशन बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आप अंदाज लगा लो कि पानी से लगाकर बिजली तक, आप बिजली पूरे देश में, बिजली आप बंगाल में जाओ 12-14 रुपये यूनिट उनके हिसाब से वो उठाते हैं। हमारे यहाँ से एकमात्र राज्य है जिसने बिजली के देश के अंदर कंट्रीब्यूशन, अभी रेल चल रही मेट्रो की दिल्ली की, वो हमारी बिजली से चल रही है।
और बिजली के ऊपर सबसे कम रेट में सोलर बिजली अभी हमने 2 रुपये 30 पैसे में देना चालू करी है देश के अंदर। तो ये जो उपलब्धियां हैं, इसके आधार पर देश की भी सेवा करना, हमारे राज्य के अंदर की व्यवस्था भी सुधार करना, और लगातार 25 साल बाद आप अंदाज लगा लो 2002-03 तक मध्य प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति थी, और आज हमारे पास 1,55,000 रुपये के आसपास पहुंच रही है।